सुप्रभात। मैं सुनीता झा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके ही हिंदी वीडियो कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग नया रास्ता का अगला भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने अध्याय 20 पढ़ लिया है और आज 21वां अध्याय पढ़ेंगे। ये पुस्तक लिखी है सुषमा अग्रवाल ने और ये कक्षा 9वीं और 10वीं ICSE बोर्ड में पढ़ाई जाती है। तो हम लोग आज 21वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा था कि मीनू जो अपने विवाह से बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है और वो वकालत की पढ़ाई करने मेरठ आती है, जहाँ पर उसकी 3 साल की पढ़ाई अभी अभी ख़त्म हुई है और अमित का एक्सीडेंट हो गया है। ये वही अमित है जिसके ठुकराने के बाद मीनू बिल्कुल मायूस हुई थी। लेकिन अब अमित की परिस्थितियां जानने के बाद कि उसने शादी के लिए इनकार क्यों किया था, वो सब जानने के बाद मीनू के मन में अमित के लिए कुछ स्नेह सा उमड़ आता है और जब वो एक्सीडेंट के बाद उससे मिलने जाती है तो उसकी दयनीय हालत देखकर उसे उस पर और भी स्नेह आने लगता है। तो बच्चों, देखते हैं आगे उसके बाद क्या होता है। आज मीनू को नीलिमा के घर जाना था, पर वह आज कुछ अधिक उदास सी थी। उसके मस्तिष्क में एक अजीब सी परेशानी थी जिससे आज तक वह इतनी घृणा करती थी, उसी के लिए आज इतनी परेशान क्यों, वह स्वयं ही कुछ नहीं समझ पा रही थी। मीनू की परीक्षाएं खत्म हो गई थी और वो अपनी माँ से बोल चुकी थी कि 2 दिन बाद वो घर आएगी। उससे पहले वो नीलिमा से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन आज वो बहुत उदास थी क्योंकि वो अमित की हालत देख कर आई थी, जो कि बहुत बुरी हालत में था और बहुत नाजुक कंडीशन थी उसकी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिससे वो इतनी घृणा करती थी, अचानक उसके लिए इतनी परेशान वो क्यों हो रही है। हॉस्टल पहुंचने पर उसने अपना सब सामान एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग, एकत्रित का मतलब होता है एक जगह जमा करना, समेटना। अब उसका यहाँ एक पल के लिए भी दिल नहीं लग रहा था। वह अपने सब सामान सहित मीरापुर के लिए चल दी और वो अपनी सहेली से भी मिलने नहीं जाती है क्योंकि उसका मन बहुत बेचैन हो जाता है, खुद को वो संभाल नहीं पाती है और अपना सारा सामान समेट कर तुरंत अपने घर मीरापुर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचने पर मीनू को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि मीनू का अगले दिन आने का प्रोग्राम था। सबने उसकी कुशल क्षेम पूछी और परीक्षा के बारे में भी पूछा। मीनू के प्रोग्राम के विरुद्ध वो एक दिन पहले वहां पहुंच गई थी, जिसके वजह से सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि वो अचानक क्यों और कैसे आ गई। मीनू को उदास देखकर माँ ने पूछा, मीनू बेटी तुम्हारे पेपर कैसे हुए? मीनू न जाने किन विचारों में खोई थी। माँ की इस बात को सुनकर चौंक कर बोली, हाँ माँ, मेरे पेपर अच्छे हो गए हैं। माँ को लगा था कि शायद उसके पेपर में कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये उदास है, लेकिन मीनू बताती है कि नहीं, सब ठीक है। फिर माँ पूछती है कि तो बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? माँ ने उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। माँ मीनू को उदास देखकर परेशान हो जाती है और उसके उदासी का कारण जानना चाहती है। उससे पूछती है, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यूं ही थोड़ी सी थकान है। यह बात सुनकर माँ को थोड़ी सी सांत्वना मिली और वह उसके लिए चाय बनाने चली गई। मीनू को मीरापुर आए लगभग 2 महीने हो चुके थे, परंतु वह कभी भी पूर्ण रूप से खुश नहीं दिखाई दी। घर में सब उसे हंसाने की कोशिश करते, परंतु उसके चेहरे पर धूमिल सी मुस्कान आकर रह जाती थी। तो मीनू को अभी 2 महीने हो चुके थे मीरापुर आए हुए, लेकिन वो कभी भी अमित को भूल नहीं पाई और खुद खुश नहीं हो पाई पूरी तरह से। सबने उसे चाहा, हंसाने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पे धूमिल सी, मतलब बिल्कुल हल्की सी उदास जैसी मुस्कान आती थी, लेकिन खिलकर वो कभी मुस्कुरा नहीं पाई। उसकी यह उदासी माँ से देखी नहीं गई। एक दिन उन्होंने मीनू से पूछ ही लिया, मीनू तुम्हारी 2 महीने की छुट्टियां निकल गई, परंतु तुम किसी दिन भी प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ी। ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी परेशान नजर आ रही हो? आखिरकार माँ को पूछना ही पड़ा कि आखिर तुम क्यों इतनी परेशान हो। कुछ नहीं माँ, कहकर मीनू ने माँ की बात को टालने की कोशिश की। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देखो मीनू बेटी, तुम अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? एक माँ होने के साथ साथ बच्चों की मित्र भी होती है। इस समय मुझे अपनी मित्र समझकर अपनी परेशानी बताओ। हो सकता है बेटी तुम्हारी परेशानी में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं।
और माँ ने मीनू को समझाया कि मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं हूँ, माँ सिर्फ माँ ना रहकर उसकी मित्र भी बन जाती है, तो तुम मुझे अपनी माँ ना समझकर एक मित्र समझकर अपनी परेशानी मुझे बताओ ताकि मैं उसका कोई हल तुम्हें बता सकूं। माँ के इस मित्रतापूर्ण व्यवहार से मीनू को महसूस हुआ कि माँ सिर्फ माँ ही नहीं वरन उसकी मित्र भी है। वरन यानी बल्कि वो सिर्फ माँ नहीं है बल्कि उसकी मित्र भी है। उसकी तकलीफ को, उसकी परेशानी को वो समझ सकती है। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि इतने में पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। वे भी मीनू के पास आकर बैठ गए। बातों बातों में पिताजी ने मीनू से पूछा, मीनू अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी समाप्त हो गई है, अब तुम्हारा शादी के बारे में क्या विचार है? मीनू पिताजी के इस प्रश्न का तुरंत उत्तर न दे सकी। वह कुछ क्षण बाद सोच विचार कर बोली, पिताजी मैं चाहती हूँ अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के बाद ही विवाह की बात सोचूं। और मीनू के पिताजी फिर से उसकी शादी की बात करते हैं तो मीनू अपना विचार रखती है कि मैं प्रैक्टिस पहले शुरू कर लूँ, उसके बाद शादी करूँ। बेटी यह बात ठीक है, परंतु हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह हो जाता तो हम अपनी चिंता से मुक्त हो जाते। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं रहती है। आप मेरी चिंता ना कीजिए पिताजी, आप अपनी बेटी पर विश्वास रखिए, यह सदैव आपका मस्तक ऊंचा रखेगी। और पिताजी के यह कहने पर कि तुम्हारी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो जाता, वो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर विश्वास रखिए कि मैं आपका मान कम नहीं होने दूंगी। मस्तक ऊंचा रखना मतलब आपका सम्मान बनाए रखना। हाँ मीनू, तुम मेरी बेटी नहीं वरन एक होनहार बेटा हो, परंतु फिर भी समाज के कुछ नियम होते हैं। जब तक बेटी का अपना घर नहीं हो जाता तब तक माता पिता को चैन कहाँ मिलता है। पिताजी मीनू की बात सुनकर मीनू को समझाते हैं कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक बेटी नहीं है हो बल्कि एक होनहार बेटे के समान हो। फिर भी समाज ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कायदे बनाए हैं और उस नियम के अनुसार बेटी को अपने घर का होना ही होता है। अपने घर का यानी कि शादी करके ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटी का घर ससुराल ही होता है और जब तक ऐसा ना हो जाए माता पिता को सुकून नहीं मिलता। तभी मीनू बात पलटते हुए पिताजी से बोली, पिताजी आजकल मेरा परीक्षा फल आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुरंत ही रजिस्ट्रेशन कराकर प्रैक्टिस शुरू कर दूँ। मीनू अपने पिताजी के बात को थोड़ी देर के लिए टालना चाहती है, इसीलिए वो कहती है कि जैसे ही मेरा परीक्षा फल यानी रिजल्ट आएगा मैं तुरंत रजिस्ट्रेशन कराऊंगी और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहती हूँ। ठीक है मीनू, जब इतना पढ़ी लिखी हो तो प्रैक्टिस तो शुरू करनी ही है, पर कहाँ करने का विचार है? पिताजी उसकी इस बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल करो, लेकिन करोगी कहाँ? मीनू ने कुछ सोच विचार का उत्तर दिया, मैं समझती हूँ कि मेरठ ही ठीक रहेगा। मेरठ? तुम्हारी मेरठ की इच्छा है तो मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर लेना, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। सही बात है, मेरठ एक बड़ा शहर है तो वहाँ पे प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा होता, जिसको सोचकर मीनू ने ये प्रस्ताव रखा और पिताजी भी मान गए। यह कहकर पिताजी वहाँ से चले गए। कुछ देर तक मीनू व माँ चुपचाप बैठी रही। तभी माँ पूछ बैठी, मीनू बेटी तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। माँ अभी तक भूली नहीं थी मीनू के साथ जो उनकी बात हो रही थी, इसीलिए पिताजी के जाने के तुरंत बाद वो बात पूछती है। माँ अमित है ना जो 3 वर्ष पहले हमारे यहाँ आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, वह अमित मायाराम जी का बेटा? अरे उन्होंने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। उसकी शादी तो बहुत बड़े घर में पक्की हो गई थी। माँ को वो धोखा अभी भी याद है और उन्हें याद है कि अमित की शादी किसी बड़े घर में तय हो चुकी थी। शादी पक्की हो गई थी परंतु शादी हो ही नहीं पाई थी, रिश्ता टूट गया था। उसके बाद अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा, तुम्हें ये सब बातें किस प्रकार ज्ञात हुई? माँ ने मीनू से पूछा। और मीनू के ये सब बताने के बाद माँ को जिज्ञासा होता है कि मीनू ये बात कैसे जानती है। ज्ञात होना मतलब पता होना। अमित नीलिमा के पति सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र है, उन्हीं के यहाँ अमित से मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो अमित ने तुमसे कुछ कहा था? मीनू की माँ ने पूछा। नहीं माँ, नीलिमा के घर तो अमित से मेरी बात नहीं हुई थी। तब फिर तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली? एक बार तो नीलिमा ने ही मुझे अमित के विषय में बताया था। वैसे जिस दिन मैं यहाँ आई थी उस दिन अमित से अस्पताल में मिलकर आई थी। उस दिन उसने मुझे सारी बातें बताई थी। अच्छा, पर इस बात को तो 3 वर्ष हो चुके हैं, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जब अमित के माता पिता ने मेरा रिश्ता अस्वीकार कर दिया था तब अमित ने बहुत आत्मग्लानि महसूस की थी। नीलिमा से उसे इस बात का पता चल गया था कि इस रिश्ते के अस्वीकार होने से मेरे मन पर क्या असर हुआ था। आत्मग्लानि का मतलब गिल्टी फील होना।
तो माँ और बेटी आपस में बात करती है और मीनू उन्हें सब कुछ बताती है कि अमित की शादी अभी तक नहीं हुई और ये बात उसे नीलिमा ने बताई है। तो माँ कहती है कि क्या तुम्हारी अमित से बात हुई थी? तो उसने कहा ऐसे तो नीलिमा के घर में नहीं, लेकिन हाँ जब मैं अस्पताल गई थी तो मेरी उससे बात हुई थी। और उसने ये भी बताया कि उसने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि जब रिश्ता अस्वीकार कर दिया गया था तो अमित को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, बहुत ग्लानि महसूस हो रहा था और इस वजह से वो उसने शादी नहीं की दूसरे से और उसे पता भी चल गया था कि मेरे मन पर इसका क्या असर हुआ। अभी मीनू अपनी बात पूरी कर भी ना पाई थी कि रोहित ने प्रसन्न मुद्रा में कमरे में प्रवेश किया। आते ही तुरंत मीनू को अपनी बाहों में भरकर उठा लिया। माँ ने पूछा, रोहित आज तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? हाँ माँ, आज मीनू दीदी का रिजल्ट निकल आया है। रोहित बहुत खुश है क्योंकि उसकी दीदी का रिजल्ट आ गया है और ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा ही होगा। अपने परीक्षा फल के बारे में जानकर मीनू का हृदय भी प्रसन्नता से झूम उठा। आज उसे आभास हुआ कि वह एक अबला नारी नहीं है, वरन उसमें भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। क्षमता मतलब कैपेबिलिटी। तो जब उसकी रिजल्ट आ गई तो उसे महसूस हुआ कि अब वो एक कमजोर औरत नहीं रह गई है, बल्कि उसमें भी एक बहुत सारी कैपेबिलिटी है, वो कुछ खास कर सकती है। मीनू की इस सफलता को देखकर माँ की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उन्होंने मीनू को इस जीवन रूपी मार्ग पर सदैव प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा दी थी। प्रयत्नशील मतलब हमेशा कोशिश करते रहने के लिए प्रेरित किया था, उसे सीख दिया था, बार बार उससे प्रोत्साहित करती रही थी। जीवन रूपी मार्ग मतलब जीवन को एक रास्ते के रूप में उन्हें बताया गया है कि जीवन एक कठिन रास्ता है, इस पर हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए और यही प्रेरणा माँ ने मीनू को हमेशा दिया था। इसलिए उसकी सफलता से माँ बहुत प्रसन्न थी। मीनू का परीक्षा फल देखकर पिताजी भी मिठाई लेकर आ गए थे। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम उन्होंने मीनू का मुंह मीठा कराया और उसे सफलता का आशीर्वाद देते हुए उसके मंगल भविष्य की कामना की। पिताजी भी बहुत खुश थे। मीनू का मुंह मीठा कराते हुए उसके लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। मेरठ में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए मीनू ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। मीरापुर में रहते हुए वह उज्जवल भविष्य की आशा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने मेरठ शहर ही अपनी प्रैक्टिस के लिए चुना था। वो मीरापुर एक छोटा सा कस्बा था, वहां पर वो बहुत तरक्की नहीं कर सकती थी। उज्जवल भविष्य, बहुत ज़्यादा सफल भविष्य की आशा उसे नहीं थी मीरापुर में, इसलिए उसने मेरठ को चुना था अपनी प्रैक्टिस के लिए। आज मीनू को मेरठ के लिए प्रस्थान करना था मतलब उधर वहाँ के लिए निकलना था, जाना था। उसकी लगभग सभी तैयारियां हो गई थी। जब मीनू पहली बार पढ़ने के लिए मेरठ गई थी तब उसे केवल अपने कपड़े व आवश्यक सामान ही ले जाना पड़ा था, परंतु आज तो उसे घर गृहस्थी का सभी सामान ले जाना पड़ रहा था। कहने का मतलब कि आज वो निकल रही थी, लेकिन जब एक बार और वो मेरठ के लिए गई थी, लेकिन उस समय उसे बहुत कुछ नहीं ले जाना पड़ा था, बस ज़रूरत की सामान लेके गई थी और उसे हॉस्टल में रुकना था, इसलिए बहुत चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। पर जब अब वो काम करने के लिए वहाँ जा रही थी तो उसे अभी वहाँ हमेशा के लिए रुकना पड़ता, और हमेशा के लिए रुकने के लिए घर गृहस्थी की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो ले जाना पड़ रहा था मीनू को इस बार। अभी तक तो मीनू मेरठ के हॉस्टल में ही रहती थी, खाने पीने व रहने की सभी सुविधाएं थी, परंतु अब उसे अलग छोटा सा घर बसाकर रहना था। हॉस्टल में सारी सुविधाएं पहले से होती हैं, वहाँ खाना वाना बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन अब तो घर बनाकर रहना था, वहाँ पे बसना था, इसलिए सारी चीज़ें ले जाना आवश्यक था। पिताजी ने नीलिमा के पति को पत्र लिखकर एक कमरे का इंतज़ाम करा लिया था। मीनू को अब उसी कमरे में जाकर अपना छोटा सा घर बसाना था। माँ को इस बात की चिंता थी कि न जाने मीनू को कैसे पड़ोसी मिलेंगे। अब तो मीनू को वहाँ पर अकेले ही रहना पड़ेगा। उन्होंने अपनी महरी की छोटी बेटी राजो को भी मीनू के साथ भेजने का निश्चय किया, जिससे मीनू अकेली भी ना रहे और वह उसका घर का कार्य भी कर दे। माँ को चिंता थी कि मीनू जाएगी तो पता नहीं अड़ोस पड़ोस में कैसे लोग होंगे, वो अकेले कैसे निर्वाह करेगी, उसे अब वहाँ पे अकेले ही रहना है। इसलिए उन्होंने अपनी महरी यानी अपनी नौकरानी की छोटी बेटी राजो को मीनू के साथ भेजने का निश्चय किया, तय किया, ताकि मीनू अकेले भी ना रहे, उसे कोई दूसरा साथी भी मिल जाए और दूसरा राजो घर के कार्य भी कर दिया करे, ताकि मीनू को बाहर काम करने में
कोई परेशानी ना हो। जब मीनू पहली बार मेरठ गई थी तब माँ को बहुत दुख व अकेलेपन का एहसास हुआ था, परंतु आज उन्हें प्रसन्नता का एहसास हो रहा था, क्योंकि आज उनकी बेटी इस योग्य बन सकी थी कि वह समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाकर रह सके। पहले माँ चिंतित भी थी, दुखी भी थी और बेटी के भविष्य को लेकर आशंकित भी थी, इसलिए पहले बहुत दुखी हुई थी जब वो मेरठ जाने लगी थी। लेकिन अब माँ इस बात से निश्चिंत है कि उनकी बेटी आगे बढ़ सकती है, उसका भविष्य सुरक्षित है, इसलिए उसकी सफलता को देखकर वो बहुत खुश हैं। तो अब यहाँ तक तो हो चुका, 21वां अध्याय समाप्त तो हो चुका है और 22वां अध्याय हम लोग शुरू करते हैं। मेरठ की एक साफ सुथरी बस्ती में मीनू का एक छोटा सा कमरा था जो कि पूर्ण रूप से व्यवस्थित था। व्यवस्थित था मतलब अरेंज्ड था, सही सलाम, बहुत सही तरीके से उसे रखा गया था, साज संभाल के। नीलिमा ने उस कमरे को व्यवस्थित करने में मीनू और राजू को पूर्ण सहयोग दिया था। उस छोटे कमरे में राजू और मीनू ही रहती थी। नीलिमा के पति ने ही वो कमरा ठीक किया था और अभी नीलिमा ने मीनू को वहाँ पर सेटल होने में बहुत सहायता दी, व्यवस्थित करने में, अरेंज करने में, कमरे को सब कुछ सही करने में वहाँ उसने बहुत सहायता भी की। राजू 12 वर्ष की एक छोटी सी लड़की थी, परंतु राजू के पास रहने पर मीनू को अकेलापन नहीं लगता था। कोई दूसरा चाहे छोटा भी हो तो भी एक एहसास होता है कि साथ में कोई है, इसलिए उसे वो अकेलापन महसूस नहीं होता था। राजू का साथ उसके लिए बहुत अच्छा रहा। सुबह 10 बजे वह कचहरी जाती, शाम को थकी हुई लौट कर आती थी। किसी दिन यदि ज़्यादा अकेलापन महसूस करती तो नीलिमा के घर चली जाती। इसी प्रकार उसका जीवन क्रम चल पड़ा। कचहरी मतलब कोर्ट जाती थी पहले सुबह 10 बजे और उसके बाद आती थी थकी हुई, शाम तक तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी किसी दिन ज़्यादा अकेलापन महसूस करती तो अपनी सहेली से मिल आती और इसी प्रकार उसका जीवन क्रम यानी कि जीवन का रास्ता, जीवन का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। मीनू को मेरठ आए 10 दिन हो चुके थे। उसे नीलिमा से पता चल गया था कि अमित अभी अस्पताल में ही है। अमित का एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मेजर था, उसके हाथ पैर में बहुत सारी चोट थी, हड्डियां टूटी हुई थी, इसलिए वो अभी तक अस्पताल में ही था, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। आज मीनू ने कचहरी जाने से पहले ही निश्चय कर लिया था कि वह लौटते समय अस्पताल में अमित से मिलकर आएगी। आज जाने क्यों उसे अमित की स्मृति हो आई थी और आज उसने तय किया था कि वो अमित से मिलकर ही घर लौटेगी। आज मीनू को कई मुकदमे मिल गए थे, इसलिए उसे काफी थकान महसूस हो रही थी। जब वह कचहरी के कार्य से मुक्त हुई तो उसका दिल हुआ कि वह अस्पताल न जाकर सीधे अपने घर जाकर आराम करे। आज काम ज्यादा था, थक गई थी, इसलिए उसने सोचा कि छोड़ो, आज अस्पताल नहीं जाते हैं, आज घर जाते हैं। परंतु दूसरे ही क्षण मीनू के कदम अस्पताल की ओर बढ़ चले, पर वो अपने मन को समझा न पाई और बिना इरादा ही वो अस्पताल की तरफ बढ़ गई। उसके हृदय में एक अंतर्द्वंद था। अंतर्द्वंद का मतलब एक उसके मन के अंदर एक युद्ध चल रहा था, जाए ना जाए, जाना सही है नहीं जाना है, इसको कहते हैं अंतर्द्वंद। अंतर मतलब अंदर, मन के भीतर, और द्वंद मतलब युद्ध। तो मन के अंदर एक युद्ध सा चल रहा था। उसका अस्पताल जाना उचित होगा या नहीं। कई बार उसकी अंतः प्रेरणा ने उसे वापस मुड़ जाने के लिए प्रेरित किया, परंतु वह इस अंतर्द्वंद में फैसला नहीं कर पाई। अंतः का मतलब होता है मन के भीतर की भावना, यही अंतः यहाँ भी है। तो यहाँ द्वंद जुड़ा है, इसीलिए अंतर्द्वंद हो गया। अंतः के साथ प्रेरणा जुड़ा है तो अंतः प्रेरणा, यानी उसकी आंतरिक, उसके मन के अंदर की प्रेरणा जो थी, शक्ति, उसके मन के अंदर की आवाज जो थी, उसे बार बार प्रेरित कर रही थी, उसे समझा रही थी कि जाना नहीं चाहिए, लौट जाने के लिए, वापस मुड़ जाने के लिए उसे प्रेरित कर रही थी। परंतु वह इस अंतर्द्वंद में फैसला ही नहीं कर पाई कि उसे जाना चाहिए या नहीं। जाए ना जाए के युद्ध में वो उसके कदम अस्पताल की ओर बढ़ते गए और वो बिना सोचे अस्पताल की ओर आगे को बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वह अस्पताल के सामने खड़ी थी और वो अंदर, उसके मन के अंदर जो द्वंद्व चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के होते होते वो अस्पताल के सामने पहुंच गई थी, यानी अभी तक वो फैसला नहीं कर पाई थी।
मीनू ने अमित के कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि अमित अपने पलंग पर लेटा हुआ अपनी माँ से बातें कर रहा था। मीनू को देखकर उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक बिठाया। उसे देखकर अमित के मुरझाए चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। और अमित अपनी माँ के साथ था तो उसकी माँ ने इस बार मीनू को पहचान लिया और उसे प्रेम से बिठाया। तभी अमित की माँ ने मीनू से पूछा, मीनू तुम्हारी वकालत की पढ़ाई तो पूरी हो गई है ना? हाँ आंटी, मैंने प्रथम श्रेणी में वकालत पास कर ली है और अब यहाँ मेरठ में ही प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अच्छा बेटी, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में कहा। मीनू की सफलता से अमित की माँ भी प्रसन्न हुई। मीनू ने मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है, यह जानकर अमित को भी प्रसन्नता का अनुभव हुआ, परंतु दूसरे ही क्षण उसके हृदय की हीन भावना ने उसे उदास कर दिया। पहले तो अमित खुश होता है कि मीनू मेरठ में ही रहेगी, यानी उससे मिलना होता रहेगा, लेकिन फिर तुरंत उसके हृदय की हीन भावना, उसने जो गलती की थी उस पश्चाताप ने उसे तुरंत उदास कर दिया। साथ ही साथ उसे अब ये भी एहसास था कि वो मीनू के लायक नहीं है, अपंग बन चुका है। अब क्या वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकेगा? क्या उसके शरीर के सभी अंग पहले की तरह कार्य कर सकेंगे? आदि अनेक प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमने लगे। उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे कि क्या वह मीनू के लायक है, क्या उसके शरीर में फिर से वैसी ताकत आ सकती है, फिर से सारे अंग सही हो सकते हैं। अमित को उदास देखकर मीनू ने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो बस यूं ही है, वैसे पहले से कुछ सुधार हुआ है। यह बताते बताते अमित के चेहरे पर फिर उदासी सी छा गई। मीनू बेटी, डॉक्टर तो अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं अमित की सभी हड्डियां ठीक तरह से जुड़ जाए और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। फिर भी सब कुछ ईश्वर के हाथ में ही है। इस समय तो इसे दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता है। यह कहकर वह उदास हो गई। भरसक का मतलब होता है भर सक, जितना सक हो उतना ज्यादा, यानी जितनी शक्ति है उतनी कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब एकदम से सही हो जाए, अमित की सारी हड्डियां ठीक हो जाए और वह स्वस्थ हो जाए। परंतु सब भगवान के हाथ में है, दवा और दुआ दोनों की जरूरत है अमित को। आंटी को उदास देखकर मीनू भी उदास हो गई थी। उसने पूछा, यहाँ अस्पताल में कितने समय और रहना पड़ेगा? मीनू ने बात को आगे बढ़ाया, 4 महीने तो अभी रहना ही पड़ेगा, बाद की ईश्वर जाने क्या होता है। अभी भी 4 महीना उसे वहां रुकना जरूरी ही था, उसके बाद और डॉक्टर क्या बोलेंगे उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। तभी मीनू के मुंह से निकल पड़ा, 4 महीने और? हाँ मीनू, समय का चक्र किसी की समझ में नहीं आता है, हमारे भाग्य में शायद यही लिखा था। माँ को भी अपने करने का अफसोस है और बोलती है कि समय का चक्र यानी कि काल किस तरह से भविष्य किसको कौन से जगह पर लेकर जाता है किसी को नहीं पता होता। हमारे भाग्य में, हमारे किस्मत में क्या लिखा हुआ है कोई नहीं बता सकता। शायद हमारे भाग्य में यही दुख लिखा हुआ था, यही झेलना लिखा हुआ था जो हम झेल रहे हैं। तभी मीनू ने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। शाम के 6 बज चुके थे। उसने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर सड़क पर बिजली का प्रकाश नजर आ रहा था। उसने आंटी से चलने की आज्ञा ली और बाहर निकल आई। शाम अधिक हो जाने की वजह से मीनू और रुक नहीं पाई और आज्ञा लेकर बाहर चली आती है। अब वह शीघ्र ही घर पहुंचने के लिए व्याकुल थी, क्योंकि नन्ही राजो उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। राजो बच्ची ही थी, इसलिए उसे लेट होने पर चिंता होना और बहुत देर तक अकेले रहने पर व्याकुल हो जाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। व्याकुल मतलब बेचैन हो जाना। जैसे ही मीनू कमरे पर पहुंची तो राजो ने उससे पूछा, दीदी आज आपको बहुत देर हो गई है, क्या आज कचहरी में बहुत काम था आपको? राजू की यह बात सुनकर मीनू को क्रोध भी आया कि यह बच्ची कौन होती है उससे यह बात पूछने वाली। दूसरे ही क्षण उसे ध्यान आया कि यही राजू तो इस समय उसका एकमात्र सहारा है। यदि राजू ना होती तो क्या वह अकेली यहाँ रह सकती थी? राजू के चिंतित होकर ये पूछने पर कि क्यों आज इतना लेट हो गया आपको, पहले तो मीनू को क्रोध आता है कि मेरे जाने आने का हिसाब रखने वाली ये लड़की होती कौन है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि नहीं, यही बच्ची है जो मुझे इतने दिन से सहारा दे रही है, इसीलिए उसका हक बनता है। अगर राजू नहीं होती तो क्या वो अकेली यहाँ पे रह पाती? यही सब सोचकर उसका मन शांत हो जाता है। राजू मीनू के लिए एक थाली में खाना लगाकर ले आई और बोली, दीदी आज आप बहुत थक गई होंगी ना, इसलिए मैंने खाना तैयार कर लिया था ताकि आप आकर
जल्दी ही खाना खाकर आराम कर लें। राजू उसका बहुत ख्याल रखती है और चिंता करती है कि थक गई होगी, इसलिए उसने पहले से खाना तैयार रखा था। राजू की इस बात में अपनेपन का कितना एहसास था। मीनू को लगा कि उसे उसकी कितनी फिक्र है। तभी मीनू बोल पड़ी, राजू तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो। दीदी यदि मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो इस परदेश में आपका कौन ध्यान रखेगा। छोटी सी बच्ची है लेकिन बहुत समझदार है, इसलिए वो कहती है कि आप परदेश में हैं, यहाँ आपका कोई नहीं है, तो अगर मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन आएगा आपका ध्यान रखने के लिए। अच्छा राजू तुम भी अपना खाना ले आओ, आज हम दोनों साथ साथ बैठकर खाना खाएंगे, मीनू ने राजू से कहा। राजू भी दूसरी थाली में अपना खाना ले आई। दोनों ने खाना खाया। राजू अपना सभी काम समाप्त करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मीनू भी 1 घंटे तक पढ़ी और उसके बाद अपने बिस्तर में लेट गई। पलंग पर लेटे लेटे मीनू की नजर राजू पर पड़ी। सारे दिन की थकी हुई राजू गहरी नींद में सो चुकी थी, परंतु मीनू की आंखों में नींद कहाँ। उस समय उसके मस्तिष्क में अमित का उदास चेहरा घूम रहा था। राजू थकी हुई थी, बच्ची थी, उसके दिमाग पे किसी तरह की परेशानी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था, तो वो आराम से सो गई थी। लेकिन थकी होने के बावजूद मीनू सो नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में अमित की बातें, अमित का उदास चेहरा और वो टेंशन घूम रहा था, चक्कर काट रहा था। अमित अपनी इस दशा से कितना निराश हो चुका था। तभी मीनू को ध्यान आया कि अमित ने केवल उसी के कारण इतने वर्षों तक विवाह नहीं किया, जबकि उसे अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती थी। और मीनू ये सब सोचने लगती है कि एक तो वो बहुत परेशान है, साथ ही साथ उसे याद आता है कि वो दूसरी शादी कर सकता था, कोई भी अच्छी लड़की उसे मिल जाती, पर उसने मीनू की वजह से अभी तक कुंवारा रहना स्वीकार किया था। तभी दूसरा विचार मीनू को बेचैन कर गया कि यदि अमित अपाहिज हो गया तो क्या उसे उसके साथ विवाह करना चाहिए। परंतु यह एक्सीडेंट विवाह के बाद भी तो हो सकता था। जब अमित ने उसकी इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की तो क्या हुआ उसके अरमानों को ठुकरा दे। मीनू बहुत सी बातें सोचने लगती है। सोचती है कि अगर क्या मीनू को अमित से शादी करनी चाहिए, अगर वो अपाहिज ही रह गया तो, अगर उसका शरीर पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो सका तो। फिर वो तुरंत सोचने लगती है कि अगर ये एक्सीडेंट मीनू और अमित की शादी के बाद होती, यानी पहले शादी हो गई होती और उसके बाद ये एक्सीडेंट होता, तो वो अमित को छोड़ तो नहीं देती। तो जब तब नहीं छोड़ देती तो अभी उससे शादी करने में क्या परेशानी है। साथ ही साथ वो सोचती है कि अमित ने उसके लिए इतने सालों तक प्रतीक्षा की थी और उसके अरमान थे कि वो मीनू से शादी करे, उसने मीनू का इंतजार किया था, तो सिर्फ इसलिए कि वो अपाहिज हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया, या वो अब मजबूर है, इसलिए उसको उसके अरमानों को ठुकरा देना चाहिए, उससे शादी नहीं करनी चाहिए। आदि अनेक बातों से मीनू का मन बेचैन हो गया। ये सारी बातें सोच सोच कर उसका मन बेचैन हो रहा था, परेशान हो रहा था। वह पलंग पर लेटी करवटें बदलती रही। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और फिर सुबह देर से ही उसकी आंख खुली। और वही सब सोचते सोचते आखिरकार उसे नींद आ गई और लेट से सोने की वजह से सुबह देर से उसकी आंख खुली, यानी उसकी नींद खुली। तो बच्चों आज ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में 23वां अध्याय हम लोग शुरू करेंगे और उम्मीद है कि 2 और वीडियो के बाद ये पुस्तक खत्म हो जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।